नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, हमारे साथ हैं राजीव रंजन सिंह। आज हम बात करेंगे कि जो भारत का देश का पैसा है, जो बैंकों का पैसा है, वो अंधाधुंध खुले हाथ से उद्योगपतियों को बांटा गया। तो राजीव रंजन सिंह से हम बात करेंगे। बात शुरू करें उससे पहले इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो। 2014 में मोदी जी आते हैं सरकार में और उसके बाद में कई नियम बदले जाते हैं। ज़्यादा जानकार राजीव जी हैं, वही बताएंगे। तो जो नियम बदले जाते हैं उन नियमों के बदलने के बाद आसान हो जाता है दिवालिया घोषित करना खुद को। आपका कारोबार घाटे में आप आएगा, आपके फैसलों से आएगा। आप अपना कारोबार चाहें तो घाटे में ले आए, आपके हाथ में। आप अपने कारोबार को घाटे में लाने के बाद में बैंक के सामने हाथ खड़े कर देते हैं। फिर बैंक आपका जो कुछ आपने गिरवी रखा है उसको बेच बाच के किसी तरह से पैसे जुटाता, पता चला 4%, 2%, 3%, 5% ऐसे रुपया वसूल हो रहा है। मतलब आपने 100 रुपए लोन लिया हुआ था और आपके 3 रुपए वसूल हुए। इस तरह करते करते बड़ी संख्या में एक रकम, ये राजीव जी से पूछेंगे रकम कितनी है, बैंकों की, जिसको हम कहते हैं माफ हो गई। और ये क्या हुआ कि इसके पीछे सरकार की एक और पॉलिसी थी। एक तो मैंने ये बताया कि ये पॉलिसी थी, दूसरी पॉलिसी थी कि आपने जैसे एनपीए होता है, एनपीए क्या होता है, जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन मैंने बैंक ने मेरे पास गिरवी रखा। मतलब मैं बैंक हूं, आपने मेरे पास गिरवी रखा और इसको गिरवी रख के आपने मुझसे पैसा लिया। इसको जब तक मैं गिरवी रखा हूं तब तक ये फोन आपसे मुझे कमाई करवा रहा है ना। ये फोन परफॉर्म कर रहा है, कमाई करके दे रहा है, ब्याज कमा के दे रहा है। अब एक दिन आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, और या आपके पैसे आने बंद हो जाते हैं, ब्याज बंद हो जाता है, तो क्या हुआ, इस मोबाइल फोन का परफॉर्मेंस बंद हो गया। तो ये क्या हो गया, एनपीए हो गया। तो जो कुछ भी असेट्स बैंकों के पास गिरवी रखे जाते हैं लोन के बदले में, अगर वो असेट्स की पैसा आना बंद हो जाए, किस्तें आना बंद हो जाए, ब्याज आना बंद हो जाए, तो वो हो जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो सरकार ने एनपीए खत्म करने के लिए भी कानून में कई बदलाव किए और उन बदलावों के कारण हुआ ये कि जो आपका एनपीए है वो तो कम हो गया, क्योंकि बैंक के खाते में आपका पैसा दिखना, भैया ठीक है, अब हमारे एनपीए कम हो गए, हमारी बैंक का। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सरकार की एक और कंपनी बना दी आरबीआई की देखरेख में। वो कंपनी आपके बुरे कर्जे खरीद लेती थी, जैसे कि ये मोबाइल फोन उन्होंने खरीद लिया। अब इस मोबाइल फोन को उन्होंने खरीद लिया औने पौने दाम में। उस औने पौने दाम में खरीदने के बाद में इस मोबाइल फोन को वो बाद में जाके बेच रहे हैं, तो पता चल रहा है कि जो 100 रुपए का तो लोन डूबा था, पैसे वसूल हुए कितने, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, जो 95 रुपए रह गए उसको हेयर कट कहते हैं ये लोग, जो फाइनेंस वाली भाषा में, अभी राजीव जी बताएंगे। तो वो एक तो वो कानून आया, उसके कारण बड़े बड़े हेयर कट हुए हैं। तो अब जो हुआ है 2014 से लेके आज तक देश को कितना चूना लगा है, ये पता चला है आरटीआई के जरिए। और राजीव रंजन सिंह से हम इसी की डिटेल ले रहे हैं और उनसे पता करेंगे कि ये कहानी है क्या। राजीव जी, स्वागत है आपका। जी बताएं। नमस्कार जी, बढ़िया। बहुत दिनों बात कर रहे हैं साथ में कार्यक्रम, और आपने अच्छा टॉपिक उठाया है क्योंकि ये बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। देखिए, जून में एक आरटीआई फाइल की गई थी जिसमें आरबीआई से पूछा गया था कि अभी तक मोदी राज में, मोदी सरकार में 2014 के बाद से कितने एनपीएस को राइट ऑफ किया गया है। ठीक है, तो उसमें फिगर आया था 14 लाख करोड़ का, और अभी फिगर आ रहा है, अभी रिसेंटली भी कोई राइट ऑफ हुआ है, मीडिया में कुछ आया कि 25 लाख करोड़ का वो फिगर बता रहे हैं। बट लेट अस स्टिक टू 14 लाख करोड़ वाला, जो पहले जो हर जगह सभी ने कवर किया था। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि इस देश की जनसंख्या है 140 करोड़ और राइट ऑफ अमाउंट हुआ है 14 लाख जो करोड़। मेरे पास डाटा है आरबीआई के हिसाब से वो है 15,31,453 करोड़। हाँ हाँ, आपके एकदम प्रिसाइज डाटा है। तो मोटा मोटी 1 लाख रुपए आप समझ लीजिए हर व्यक्ति के ऊपर से जो है, मतलब ये बोझ आ गया है जो राइट ऑफ हुआ है। ये डेटा बहुत जरूरी है। हर आदमी, इस देश का जो नागरिक है, 15 लाख हमको मिलने वाले थे, 1-1 लाख जा चुका है। कौन ले गया? ये सारे जो बैठे हुए हैं वहां पे जा जाके
आपका वो नीरव मोदी, नाम पूरा लेना पड़ेगा आजकल, आधा नाम लेने से गड़बड़ हो जाता है। नीरव मोदी है और वो एक और हैं, और वो आपके जो बियर किंग है माल्या साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये सब ले लेके निकल गए हैं। और ये क्यों निकले? 15 क्योंकि मैंने बताया कि कानून बना दिया गया। तो ये जो पैसा है, ये आप 1-1 लाख रुपया आपके हमारे सबके पास से चला गया 2014 से आज तक। अगर जरा भी मन में भक्ति भाव है तो आप आरबीआई का डाटा चेक कर सकते हैं। जी राजीव जी। जी जी। सो टोटल 15,778 विलफुल डिफॉल्टर्स हुए थे FY23 के एंडिंग तक। यानी आप समझ लीजिए लगभग 16,000 लोग विलफुल डिफॉल्टर उन लोगों को कहा जाता है जो पैसा दे तो सकते हैं पर देना नहीं चाहते। हाँ, दे नहीं रहे। तो ऐसे लगभग 16,000 लोगों ने, भारतीय लोगों ने पैसा लिया है। अब उसमें से कितने देश में हैं और कितने देश छोड़ के भाग गए हैं, चले गए हैं, ये डाटा मेरे पास में नहीं है। पर देखिए जो महत्वपूर्ण डाटा है, लेट अस कंपेयर इट विथ मनमोहन सिंह का एरा और 9 साल, और अभी मोदी जी के 9 साल, जो पूरे 9 साल। हाँ, ये डालना मुझे, क्योंकि एक आप ये कह सकते हैं कि ये पहली बार हुआ है क्या? ये बड़ा नॉर्मल लॉजिक है। ट्रेन में 2 लोग जा रहे थे, साहब बैठे हुए थे बगल बगल में, बोले बहुत गर्मी पड़ रही है। तो क्या 2014 से पहले नहीं पड़ती थी गर्मी? ये एक मुहावरा है, हर चीज पे ये जवाब आता। तो इसमें जो है एक चीज है, मनमोहन सिंह के टाइम में और उनके बाद में क्या अंतर आया, वो राजीव जी बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, उससे आपको पता चलेगा। और ये जो 1 लाख रुपया है ना, ये कौन कौन लोग, किस किस लोग की जेब से गया, ये भी आपको पता लगेगा। पहले राजीव जी से जानकारी ले लेते हैं। देखिए जो 9 साल इनके पूरे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट मई जून में आती है तो वो स्टार्टिंग का 1 साल जो है पूरा अपन काउंट नहीं करते हैं। तो जो 9 साल पूरे ये कार्य करते हैं उसमें 61,039 करोड़ रुपीस का टोटल राइट ऑफ किया था इंडियन बैंक्स ने, यानी 61,000 करोड़ के आसपास में। वही अभी आपने 15 लाख करोड़ का फिगर दिया मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में, जिसमें FY16 में ही अकेले 59,445 करोड़ का राइट ऑफ हुआ था। FY17 में 1.07 लाख करोड़ का हुआ था। FY18 में 1.62 लाख करोड़ का हुआ था। FY19 में 2.36 लाख करोड़ का हुआ था। और FY20 यानी कोरोना आने के पहले, मतलब कोरोना मार्च में अपने इधर पे लॉकडाउन हुआ था, तो FY20 एंड हुआ मार्च 2020 में, तो उस साल 2.37 लाख करोड़ का राइट ऑफ हुआ था। तो ऐसे क्यूमुलेटिव आप ऐड करते चले जाओ FY21, 22, 23, तो ये टोटल जो अमाउंट आपने बताया 15 लाख करोड़ के आसपास का, इसका टोटल अपना राइट ऑफ हुआ है। ओके, मतलब मनमोहन सिंह ने जितना पूरी जिंदगी लगा के, जितने समय तक वो प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, छोड़ लो, सब मिला के जितना कर्जा माफ किया था 61,000 करोड़, कई गुना ज्यादा उन्होंने साल 1.5 साल में कर दिया था। मतलब ऐसा लगता था हाँ, कि अब आके सबसे पहला काम कर्जे माफ करने का है। हाँ। तो ये अब देखिए इसमें दो राय हो सकती है। मतलब लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई उस टाइम में एवरग्रीनिंग ऑफ लोन हो रहा था, यानी मतलब बैंक्स जो थे वो अपने बुक्स में कंसील कर रहे थे, यानी लोन खराब हो जा रहे थे, शोर हो जा रहे थे, बैड हो जा रहे थे, बट बुक्स में वो कंसील कर रहे थे कि भाई ये छुपा रहे थे, कंसील मतलब छुपा रहे थे कि ये बैड नहीं हुए। ये पूरा क्रेडिट जाता है रघुराम राजन जी को। रघुराम राजन जी जो आए उन्होंने बोला नथिंग डूइंग, सारे बैंक्स को अपना एसेट क्वालिटी रिव्यू करना पड़ेगा। AQR उसको नाम दिया गया शॉर्ट फॉर्म में। एसेट क्वालिटी रिव्यू में आपको यह बताना पड़ेगा कि 3 महीने से ज्यादा यदि किसी भी कंपनी का लोन बैड हो गया है, ठीक है, तो उस लोन को आपको बताना पड़ेगा अपने बुक्स में कि फलाना फलाना कंपनी ने इतने इतने 100 करोड़, 1000 करोड़, जो भी अमाउंट है, इतने करोड़ का 3 महीने से इसका इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट नहीं किया है। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू जो हुआ उसके बाद में 2-3 साल में तो मतलब स्केलेटन इट केम टम्बलिंग आउट ऑफ द कपबोर्ड, ऐसा वाला हिसाब हो गया। मतलब इतने बात सारे वही है ना कि उस बैंक पहले ये है कि भाई पैसे नहीं आ रहे हैं तो लगा रहता था, उस कंपनी के पीछे लगा रहता था, भैया पैसे वसूल करो, किसी से आ गए, किसी से नहीं आ गए, नहीं उसे खाते में तो पैसे रहते थे। अब क्या हुआ, वो बैंक को ये पूरा सिस्टम ही बना दिया, ठीक है भाई 3 महीने तक पैसे नहीं आए, आपने सीधे लिखा कि भैया वो क्या है उस संस्था का नाम जो आरबीआई ने बनाया जो इस तरह के बैड लोन्स। हाँ देखिए, इन्होंने आरबीआई ने बनाया। आरबीआई ने क्या किया, इन्होंने 2014 में सेट किया इन्होंने एक ये सिस्टम जिसका नाम था सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, ठीक है। इस
इसको श्रिलिक बोलते थे, CRILC, ठीक है। तो यदि 5 करोड़ से ऊपर का कोई भी लोन कोई भी बैंक देगा तो आपको श्रिलिक के अंदर में एंट्री करनी पड़ती थी कि भाई राजीव रंजन सिंह को हमने 10 करोड़ का लोन दिया है, ड्यूरेशन ये है, इंटरेस्ट रेट इतना ये है, इस दिन दिया गया है, इस दिन लोन का एंडिंग होगा, मतलब सारे डिटेल्स जो भी होते हैं वो आपको सेंट्रल रिपोजिटरी में, यानी एक सेंट्रल डायरी में, कंप्यूटराइज्ड डायरी में आपको उसके अंदर में लॉग इन करके डालना पड़ता था इंफॉर्मेशन। इसके पहले तक ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था बैंक्स का आपस में, या यदि होगा भी तो ये लोग बहुत ही लचीले तरीके से उसको लेते थे। जैसे ही रघुराम राजन जी का डंडा चला तो समझ में आया कि ये तो भयानक, मतलब इंडिया के अंदर में बाढ़ से आ गई एनपीएस की। और आपको सुनने में आया एसआर का, जेपी का, आपके जीएमआर, जीवीके, लैंको, बड़े बड़े ऐसे 24 ग्रुप्स के नाम पहली लिस्ट में आए थे, ठीक है। तो इन्होंने इसके बाद में जब देखा कि भाई बैंकिंग सिस्टम तो पूरा हिल जाएगा, एक जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आज की डेट में जो इंडिया में टोटल बैंकिंग सिस्टम है, इसमें जो लोन अभी तक किया गया है वो है 135 लाख करोड़ FY23 के एंडिंग तक। यानी आपको, मेरे को, हम सबको जो होम लोन, कार लोन दिए गए हैं, कोऑपरेटिव बैंक से जिन्होंने लोन लिया, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, सारे लोन, एसएमईज के लोन, इंडस्ट्रियल हाउसेस के लोन, सारे इंडिया के अंदर जितने भी लोन दिए गए, यदि इन सारे लोन्स को हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये अमाउंट आता है 135 लाख करोड़, ठीक है। और इंडिया के बैंकों में जो पैसा इकट्ठा है वो है 175 लाख करोड़। अब ये 135 लाख करोड़ जो लोन दिया गया है, ठीक है, उसमें 11 से 12 लाख करोड़ जो थे वो उस टाइम में एनपीए निकल गए। तो जो पहले बैंक घोषित कर रहे थे कि हमारा जो एनपीए 2 से 2.5% है, रघुराम राजन जी का डंडा चलते ही वो 9 से 9.5% पता चला। यानी आप समझिए 4 गुना जो है एनपीए लोन्स बढ़ गए। यानी ये लोग 4, मतलब इतना छुपा रहे थे एनपीएस को अपने। उसके बाद की कहानी तो आपको मालूम ही है कि एसआर का कैसे ऑक्शन हुआ, मतलब जितने दुनिया भर के जो ग्रुप्स थे और जो डिफॉल्ट कर रहे थे, उन सारे लोगों से पैसा वापस लिया गया, मतलब उनकी कंपनीज को ऑक्शन किया गया, ठीक है। और ऑक्शन करके बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि जो टोटल अभी तक आईबीसी के अंदर में जो ऑक्शंस हुए हैं, ठीक है, जो ये लोग 2016 में बहुत ही गाजे बाजे के साथ में इन्होंने घोषणा किया था कि भाई हम तो जो है, हमने बहुत ही बड़ा कानून हम लेके आए हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, जो पूरी तरीके से इंडिया के सिस्टम को ही चेंज कर देगा। 100 रुपए में सिर्फ 17.5 रुपए की वसूली हो रही है, सोचिए आप। आप एवरेज बता रहे हैं, 4 रुपए वाले भी हैं उसमें, बहुत सारे 3 रुपए वाले भी हैं, 6 रुपए वाले भी हैं। जी, मैं एवरेज बता रहा हूं। देखिए, आईबीसी में भी 2 तरीके से होता है। जब इंसॉल्वेंसी में जाती है ना कोई कंपनी, तो दो चीज रहती है। या तो कंपनी का पूरी तरीके से लिक्विडेशन किया जाता है, यानी कि बोली लगाई जाती है, उसके एक एक फैक्ट्री, मशीन, हर एसेट्स को बेचा जाता है, या फिर उसके अंदर में रेजोल्यूशन की बात की जाती है, ठीक है। और लिक्विडेशन 2 तरीके हैं, रेजोल्यूशन या लिक्विडेशन। रेजोल्यूशन में जो है वो कुछ 31 रुपया, 100 रुपया में 31 रुपया मिल रहा है, जबकि लिक्विडेशन में कंपनी जा रही है तो 5.5 रुपए ही मिल रहा है। और दुख की बात यह कि 75% कंपनीज जो हैं, अगर 100 कंपनी आईबीसी में जा रही हैं तो 75 कंपनीज जो हैं वो लिक्विडेशन में जाती है, और रिजोल्यूशन में सिर्फ 25% ही जा रही है। तो इस कारण से जो टोटल आ रहा है वो 17.5% के आसपास में आ रहा है। तो आज भी हमारे बैंकिंग सेक्टर का, यानी 82.5 रुपया समझिए, वो उनको कभी, मतलब वो उनको मिल नहीं पा रहा है, और सिर्फ 17-17.5 रुपए की ये लोग जो है वो वसूली कर पा रहे हैं। तो आईबीसी का बहुत बड़ा फेलियर रहा है। खैर, इस पे बाद में बात करेंगे। हाँ गिरिजेश जी, पूछिए आप। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये जो पैसा है, ये पैसा, इतना सारा पैसा, कोई भी हो, कुछ भी सिस्टम हो, हमको नहीं पता, इतना पैसा उद्योगपति, इस देश के बड़े बड़े अमीर पूंजीपति खा गए। 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति, वो 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति ये लोग खा गए हैं। उसमें वो आदमी भी शामिल है जो $1, गरीबी की रेखा के नीचे वाला, जो इंटरनेशनल पैमाने के हिसाब से $1 रोजाना कमाता है, यानी 83 रुपए, और भारतीय पैमाने के हिसाब से तो मेरे ख्याल से 32 रुपए कमाता है। राजीव जी, मेरे ख्याल से आपके पास डाटा होगा कितने लोग हैं जो इस तरह के हैं। तो इस स्थिति में
ये कोई तय करेगा कि ये पैसा इस देश का लुटा तो कैसे लुटा, क्या इसकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, कुछ लोगों को सजाएं होंगी, क्योंकि सरकार तो अब ये जो कारोबार के नाम पे जो चूना लगाने का सिस्टम है, इसकी तो सजाएं कम करती जा रही है। अब तो बहुत सारे कानून जो अभी मोदी सरकार ने बड़ी संख्या में कानून खत्म किए, वो ऐसे कानून थे जिसमें जेल की सजा थी, उन्होंने कहा ना जेल वेल की क्या जरूरत है, कारोबार के कानून है तो अब सजा देना ही नहीं है, और उनको खत्म, उन कानूनों को बदल दिया कि भाई खत्म करो, जेल वेल नहीं देनी है, जुर्माना करके छोड़ दो, जुर्माने कर दिए। जी जी। तो वो देखिए ये जो इसमें पूरा एक फिलॉसफी है, मैं जानबूझ के बहुत डिटेल्स डाटा पे नहीं जा रहा, वो आपके पास है। ये जो जी फिलॉसफी है, जो काम करने का तरीका है सरकार का, सिस्टम का, ये क्या हम सब लोग लुटने के लिए पैदा हुए हैं? और वो जो आरबीआई की संस्था में नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, जो इनके सारे बैड डेब्ट जो है, जो एक इंश्योरेंस करने वाला कॉरपोरेशन है, उसको दे आरसेल, देता है बैंक, बैंक से वो टेक ओवर कर लेता है लोन, और वो रिकवरी हाँ, करता रहता है। मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, एसेट उसका रिस्ट्रक्शन जो खर्चा कंपनीज, है। जी एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनीज आरसेल जी बोल जी के। हाँ हाँ। और वो जी वो क्या करते हैं कि वो उसके लिए जो पैसा खर्च कर रहा है बैंक, बैंक अपने ब्याज का जो अपना लोन है उसका बीमा करा रहा है। तो ये जो हाँ बैंकों को चूना लग रहा है ना, ये किससे लग रहा है? बीमा से लग रहा है। तो जो बीमा करा रहा है उसमें कितने पैसे लगते हैं? जो भी पैसे लगते हैं वो आपकी जो रकम जमा हो रही है बैंक में, उसके अंदर से बैंक काट रहा है। बैंक आपसे पैसे लेता है, उस पैसे से बीमा कराता है, और उस बीमा में जब रकम डूब जाती है तो वो आखिर में ये 1 लाख रुपए, ऐसा नहीं है कि हमने लगा लिया हिसाब मोटा मोटा 1 लाख रुपए, ये मेरी जेब से जा रहा है, आपकी जेब से सचमुच जा रहा है, जी। जनधन वाले की जेब अब से भी जा रहा है। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वो तो एक अलग ही कंपनी है आरबीआई के अंडर में जो बीमा करती जी है, जी डिपॉजिट जी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और मैंने एक स्टोरी भी किया था जून में शायद इस साल के, जिसमें मैंने ये लिखा था कि जो टोटल इंडियन बैंकिंग का जो डिपॉजिट है, जो 175 लाख करोड़ मैंने आपको बताया, जी उसका सिर्फ 1.8% ही इनके डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास में। तो जी आप समझिए, नहीं 2% पैसे भी नहीं है। बट एनीवेज वो एक अलग विषय हो गया। देखिए, इस सरकार की मंशा जो है वो तो इसी बात से समझ में आती है कि इन्होंने अभी जून जुलाई में एक ये लेके आए नियम, सर्कुलर आरबीआई लेके आया, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एंड टेक्निकल राइट ऑफ। ये जी जून 8 को लेके आया था एक आरबीआई नोटिस। जी ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एंड टेक्निकल राइट ऑफ क्या कहता है कि जी जिन भी बिजनेसमैन ने अभी तक एनपीए किया है, ओके, जी वो बिजनेसमैन जो है वो उनके साथ में बैंक्स जो है वापस से निगोशिएशन करें और उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की बात करें। जो भी पैसा मिल पाता है उस पैसे को वो ले उससे, बिजनेसमैन से। और 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया है। 1 साल तक उस बिजनेसमैन को कोई पैसा नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद से फिर से आप लेंडिंग कर सकते हो। अब बताइए, इससे ज्यादा परेशान करने वाली और क्या बात हो सकती है? मतलब आप ये समझिए कि जो लोन्स अभी तक प्रोवाइड, मतलब जो लोगों को मतलब सिस्टम आप से, सरल भाषा में समझे, कूलिंग कूलिंग ऑफ तो मतलब एक ठीक है, हाँ मतलब एक हाँ, एक साल हम तक समझ जाएंगे, आपको लेकिन लोन। सीधे सीधे सी बात यह है, आपने बैंक का पैसा जी, खा लिया, बैंक साल भर हाँ आपसे बात करेगी और पैसा नहीं मिला तो कहीं 1 साल का गैप दो दो, उसका दोबारा लोन ले सकते हो आप। यही है ना, कि मैंने जो है वो बैंक के पैसे खा लिए, जी बैंक जी उससे जी बातचीत करेगी, उसके बाद कहेगी जी 1 साल तक आपको कोई लोन नहीं मिलेगा भाई साहब। 1 साल जी तो जी फाइल जी लगने तैयार होने में लग जाता है बड़ी कंपनियों को, जी, उसके बाद हाँ में फिर लोन ले लो, आ एग्जैक्टली गए, फिर दोबारा ले लो। तो ये तो मतलब exactly. कुल मिला के सीधे जो है बैंक के बाहर एक नल लगा देना चाहिए जिसमें बाल्टी से भर के ले जाए पैसे ये, क्योंकि जी अब इससे जी ज्यादा तो कुछ लुटाने का वो सिस्टम हो नहीं सकता है। एग्जैक्टली exactly. तो ये बड़ा हास्यास्पद और बड़ा घातक, मतलब दोनों ही चीज है गिरिजा जी। इसमें क्या है, अभी तक जो सिस्टम में प्योरिटी लाई गई थी, जो लोग जो डिफॉल्ट कर रहे थे उनको सिस्टम से जो बाहर निकाला गया था, वो लोग को वापस आप सिस्टम के अंदर में लेके आ रहे हो। और वो भी कहा जा रहा है कि 1 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद में आप फिर से लोन का आदान प्रदान चालू कर दो। तो आपने फिर सीखा क्या, है ना? इसमें यह भी एक बात की गई कि यदि कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो वो क्रिमिनल केस चलता रहेगा, ठीक है, बट आप जो है वो इस लोन के टैप को यू कैन नॉट क्लोज इट फॉर एवर, मतलब आप इसको बंद आज करके नहीं से रख सकते, जी जी क्योंकि इस आज बिजनेसमैन से के याद अंडर में कीजिए, हजारों एक कर्मचारी हैं। दौर वो था कि दुनिया जी में जो है वो आप डिफॉल्टर होना
दिवालिया होना एक सबसे बड़ी मुसीबत थी। आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और दिवालिया व्यक्ति होता था, कंपनी नहीं होती थी। अगर गए तो अनिल अंबानी जाएंगे, ये नहीं कि अनिल अंबानी की 4 कंपनियां बैंकरप्ट हो गई, 5वीं मजे से चल रही है तब भी चलेगा। ये बहुत इन्होंने पूरा जो एक तरह से देखा जाए तो घाटे के बिजनेस से बाहर निकलना कर दिया इन्होंने आसान, और वो इतना आसान कर दिया है कि चीजें जो है वो अब कहाँ जाकर समझ में नहीं आ रहा है। इसका एक कारण और बहुत बड़ा है, जो सारी सिविल सोसाइटी में लोग जो है वो एनजीओ और बाकी लोग भी बोलते हैं, आरटीआई फाइल करने वाले, कि आरबीआई जो है ये विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम घोषित नहीं करती है। ओके, और इसका रीजन ये है कि आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसका सेक्शन 45E कहता है कि आप जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी तरीके के जो लोन को दिया गया है, यू विल ट्रीट दैट लोन एज कॉन्फिडेंशियल। ओके, तो आप मतलब उसको कॉन्फिडेंशियली ट्रीट करोगे और आप उस लोन लेने वाले आदमी का नाम नहीं बाहर लाओगे। तो भाई साहब, आप बाहर ही नहीं लाओगे अगर नेमिंग एंड शेमिंग नहीं करोगे, तो ये तो चलता ही रहेगा, ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी। इसमें एक जो 15 लाख करोड़ रुपए लेके भागे हैं, जिसका ठीकरा हर आदमी के सर पे 1-1 लाख रुपए का टूटा है, ये 15 लाख लोगों का जो लोग लेके भागे हैं उनका नाम 15,000 लोग, 15 लाख करोड़ लेके भागे ना। हाँ, 15 लाख करोड़ लेके भागे, 15 लाख करोड़ लेके जो लोग भागे हैं, एक आदमी का 1-1 लाख रुपया, हम सबका, भारत के नागरिक का 140 करोड़ लोगों का 1-1 लाख रुपया लेके जो भागे हैं, आप उनका नाम भी नहीं जान सकते हैं। सरकार ने रूल बना दिया, भाई इनका नाम नहीं बताएंगे हम आपको, गुप्त रखा जाएगा। अब ये देखिए, यहीं पे सरकार की, सारी सरकारों की बदमाशी आती है, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 का है, 1934 का एक्ट है। तो ये किसी भी सरकार को ये कहां रोकता है? सेक्शन 45E जो है, सेक्शन 45E में बदलाव करने का जो ताकत है, वो तो सरकार के पास में, संसद के पास में, भाई आप कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये सारे लोग जो है, मतलब जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे लोग जो सिविल सोसाइटी के हैं, वो बोल रहे हैं कि जब तक आप लोगों के नाम नहीं बताओगे तो हम इस चीज को कैसे रोक पाएंगे। अब इसमें एक ही बार अपवाद हुआ है कि 38 विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम जो है, जो देश छोड़ के भाग गए थे, जो लिस्ट बहुत व्हाट्सएप में भी घूमी थी, उसमें बहुत सारे गुजराती लोगों के नाम थे, बहुत उस पर विवाद भी हुआ था, तो वो वहीं से आई थी। जो 38 विलफुल डिफॉल्टर जो भागे थे, वो एक ही बार अपवाद हुआ है कि भाई आपके जो लोग गए, अब नाम कैसे बाहर आया, क्या आया, वो अलग कहानी है, वो अलग विषय है, पर एक ही बार विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम बाहर आए। पर इसमें देखिए, जो सबसे बड़ी जो चुनौती है या चिंता है आपके मेरे जैसे नागरिक, टैक्स पेयर नागरिक के लिए, वो ये है कि आप इस बात को समझिए कि डीमोनेटाइजेशन के बाद से, ठीक है, 14 लाख करोड़ की करेंसी का रोटेशन हमारे सिस्टम में बढ़ गया है। डीमोनेटाइजेशन के टाइम में मुझे जहां तक याद आ रहा है, 21 लाख करोड़ के आसपास में करेंसी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में फ्लोट होती थी। अब वो बढ़ के शायद 35-36 लाख करोड़ हो गई है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है नंबर। तो कहने का अर्थ है कि जितना ज्यादा पैसा सिस्टम के अंदर में आएगा, उतनी महंगाई बढ़ेगी। ये सिस्टम में पैसा क्यों आ रहा है? 14 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ आपने एक तरफ माफ किए, और 15 लाख करोड़ की नई करेंसी आपने सिस्टम में ला दी। ठीक है, और सिस्टम में करेंसी भी ला दी है, और आप ब्याज भी बढ़ा रहे हो, पैसे को महंगा भी कर रहे हो, ताकि सिस्टम से करेंसी कम हो। तो जी, एक अगर, लेकिन ये सारी बातें जो है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है गूढ़ हो जाती हैं, आम आदमी के हिसाब से थोड़ा सा कठिन हो जाती है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि देखिए, एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक बहुत बड़े बिल्डर हैं नोएडा के, उनके किसी व्यक्ति से कहीं पे मुलाकात हुई, तो वो मुझे बता रहे थे कि साहब ऐसा है कि यहाँ पे सारे बिल्डर नोएडा के भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये बैंकरप्सी वाला जो कानून है ना, आईबीसी, इसका फायदा उठा रहे हैं। क्या करते हैं कि मेरी कंपनी है, मैंने अपने पैसे विदेश भेज दिए। अब विदेश कैसे भेजे? एक मोबाइल फोन है, इसकी कीमत 5 लाख रुपए है, मैंने उसको 5 करोड़ में खरीद लिया किसी मॉरिशस की कंपनी से या किसी और कंपनी से खरीद दिया 5 करोड़ में। अब आप कहेंगे था मोबाइल फोन का रेट तो पता होता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने मोबाइल के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कराया, उसको मैंने खरीदा 5 करोड़ में, और वो है 500 रुपए का सॉफ्टवेयर, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते।
वो पैसा कहाँ गया? मॉरिशस चला गया। मॉरिशस के रूट से क्या हुआ? वो पैसा वहां पे कुछ कंपनियों में, जो ऑफशोर कंपनियां, उनमें वो पैसा जाके रख गया। अब मैंने दिवालिया घोषित कर दिया, मेरा अपना ही आदमी मेरी कंपनी को औने पौने दाम में खरीद ले रहा है, यानी पैसा भी मैंने मार दिया, कंपनी भी मेरी है। इस तरह से हो रहा है। और वो अडानी साहब पे आरोप लगाया कि जो कंपनी के पैसा जो बाहर चला जाता था, उस पैसे से वो अपना ही शेयर खरीद के दाम बढ़ाते थे। तो ये यही अडानी तो साहब पूरा का अदानी कौशल था कि प्रकरण, उस पैसे से, हाँ, कि वो यही तो तो पूरा गोल घुमा देते। पूरा अदानी प्रकरण जो है वो तो यही है ना, कि ये जो जी, चैंग चुंग लिंग और ये जो नासिर अली शब्बान अली और मोहम्मद अली शब्बान अली, ये सब जो कैरेक्टर्स आए हैं, तो इनके पास में कहां से पैसा है, ये तो एक गूढ़ रहस्य है। हाँ, पर तो इन वो लोगों वही ने, तो बड़ी बात है। तो वो तो कुल मिला के वो उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा के बढ़ाते रहते, तो वो उनका उनका तो और ही बड़ा खेल था। इससे तो वो दुनिया के जी, सबसे अमीर आदमी बन गए। वही लेकिन बोलते कि जो आधा खेल तो हर आदमी कर रहा है। अच्छा, पनामा लीक्स आया था, पेंडोरा जी, लीक्स आया था, और जी, सबके अंदर यही बताया गया कि मॉरिशस में ऑफशोर कंपनियां, बेनामी कंपनियां होती हैं, शेल कंपनियां होती हैं, उनके अंदर पैसा जाता है। उसके बावजूद सरकार ने शेल कंपनियों वाला छेद बंद नहीं किया, वैसे ही पैसा जा रहा है, ठीक वैसे ही जा रहा है, उसी अंदाज में जा रहा है, बढ़ चढ़ के जा रहा है। तो सर ये और ओवर मोदी जी ने कहा कि इन्वॉइसिंग, हमने बहुत सारी शेल कंपनियां बंद की हैं, एकदम उन्होंने भाषण में भी कहा, लेकिन क्या बंद किया है दिखाई दे रहा है। एक चीज और है जो मुझे अभी इस पूरे घटनाक्रम के बीच में समझ में आ रही है, कि ये महान सरकार, अभी स्विस बैंक से लिस्ट आई थी, और वो मेरे ख्याल से 5-6 साल से लगातार लिस्ट दे रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं दरअसल बहुत ज्यादा, मेरे यस, दिमाग में ट्रैफिक बहुत रहता है, क्योंकि रोज मुझे 2 वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो निकल जाता है। वरना ये सब चीजें टिप्स पे रखता हूँ मैं, लेकिन निकल जाती है। तो वो जो आरबीआई से लिस्ट आई, माफ कीजिए, स्विस बैंक से लिस्ट आई, काले धन वाली, वो लिस्ट लंबे समय से आ रही है। तो जैसे ये जो भगोड़े भाग गए भारत का पैसा लेकर, हम सबका 1-1 लाख रुपया लेकर, वैसे ही वो जो लिस्ट आई है, उसमें जिस जिसने स्विस बैंक में पैसे जमा किए उनके नाम है, और सरकार कह रही है उनका नाम भी गुप्त रहेगा, उसका भी नहीं बता रही है। ये तो मतलब एकदम, क्या कहा जाए इसको। देखिए, नॉन ट्रांसपेरेंसी, मोदी सरकार को तो लेके हम लोग इसलिए आए थे ना, कि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जी, अकाउंटेबिलिटी रखेंगे। वही चीज जो है, उस चीज की कमी हमें नजर आई है। ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। और दुख की बात यह है, देखिए, कि आप सिर्फ स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं, इस तरीके की लिस्ट लिechtenstein से भी आई है, और भी कई सारे जो टैक्स हेवन, जिनको हम मानते हैं कि ये टैक्स हेवन कंट्रीज हैं या टैक्स हेवन आइलैंड्स हैं, वहां से भी भारत सरकार ने माना है। आप देखिए, वो पनामा पेपर्स के ऊपर में नवाज शरीफ जी को इस्तीफा देना पड़ गया था, जो यूके के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ब्राउन, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, डेविड ब्राउन या क्या नाम था, उनको भी रेजिग्नेशन देना पड़ गया था, क्योंकि उनके फादर ने ट्रस्ट खोला था। कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स, नवाज शरीफ से लेके यूके के प्राइम मिनिस्टर तक, सबके खिलाफ एक्शन हुआ। इंडिया में ठन गोपाल कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन, किसी मतलब कुछ भी बताया नहीं गया। जी, आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं। उसमें जया बच्चन का, माफ कीजिएगा, अमिताभ बच्चन का नाम था, ऐश्वर्या राय का नाम था, पता जी, नहीं कितने सारे लोग थे, अंबानी ब्रदर्स थे उसमें, बहुत सारे नाम जी, आए थे, और पूरा का पूरा यहाँ मामला जो है वो एकदम सिरे से गायब हो गया। विनोद अदानी जी का नाम था, विनोद अदानी जी जिनका नाम अभी आ रहा है। विनोद तो भाई साहब, एक्शन कुछ भी वही नहीं हुआ। वाले। वही तो खेद की बात है, कि एक्शन आप कुछ नहीं ले रहे हो, और कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है कि भाई, जब नवाज शरीफ, आप बोलते हो कि पाकिस्तान के अंदर से ज्यादा स्ट्रांग डेमोक्रेसी हमारे इधर है, भाई वहां तो एक प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि उसका नाम पनामा पेपर या पेंडोरा पेपर जो भी था उसके अंदर में आया था। यहां जी, तो किसी भी बिजनेसमैन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये बड़ी खेद की बात है। और ये जो पूरा ये घालमेल जो बनाया गया है, कि भाई कोई बैंक से लोन लेके भाग जाएगा, आप सेक्शन 45E का हवाला देके उसका नाम नहीं बता पाओगे, तो आप तो इनडायरेक्टली मोटिवेट कर रहे हो ना लोगों को। जी। जब तक आप नेमिंग एंड शेमिंग नहीं करोगे लोगों को, तो वो इट्स एन इजी वे टू मेक मनी, राइट? मतलब कोई भी आदमी क्यों मेहनत करेगा जब उसको मालूम है कि भाई उसका कुछ होने ही नहीं वाला, कुछ अच्छा, बिगड़ने ही नहीं सरकार वाला। कुछ कर नहीं रही है, उसके ज्यादातर पैसे माफ कर दे रही है,
विदेश वो भाग जा रहा है, सारे काम कर रहा है, कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं रहा है, और ऐसी हालत में उसकी कम से कम जो जनता में बदनामी हो जाए उससे भी रोकने का आपने जुगाड़ कर रखा है कि भैया ये बदनामी हो जाएगी साहब, ये भाई साहब हमारे जो पैसे लेके भागे हैं इनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। आप देखिए मीडिया वाले से सोर्स पूछने की कोशिश हो रही है, उसके यहाँ छापा मार के उसका टैबलेट उठा के ले जाते हैं, उसका कंप्यूटर ले जाते हैं, उसका मोबाइल ले जाते हैं, ताकि पता चले कि इनका सोर्स क्या था, कहां से खबर ला के हमारे खिलाफ छापी थी। आप देखिए पिछले 9 साल में यही मोदी सरकार ने 3.25 लाख करोड़ बैंक्स में इक्विटी डाली है, पैसे डालें ताकि ये बैंक सुचारू रूप से काम कर सके। आप सोचिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने जो बताया आपको 175 लाख करोड़ का टोटल डिपॉजिट है, उसमें अकेले 32 लाख करोड़ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में डिपॉजिट है। यानी आप समझिए मतलब 1/5 जो है पूरे इंडियन बैंकिंग सेक्टर का सिर्फ एक ही बैंक है। हमको नहीं मालूम है अंदर से कौन सा बैंक कितना हेल्दी है क्या नहीं है। 3.25 लाख करोड़ की इक्विटी भारत सरकार को डालनी पड़ी इन बैंक्स में। और ये इक्विटी कहां से आई है? ये जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस आपसे मेरे से जो सडनली 100 रुपए के ऊपर चला गया, रसोई गैस 1000 के ऊपर चली गई, ये आपके और मेरे मिडिल क्लास हम लोगों से जो इक्विटी डालने का मतलब ये इन बैंकों के इक्विटी डालने का मतलब ये इन बैंकों के शेयर खरीदे और उससे जो पैसे बैंकों के पास आया उन्होंने उससे अपने घाटे की भरपाई की होगी। बस 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 एकदम सही पकड़ा आपने। और आप देखिए ना अभी ये जब अडानी वाला मामला आया था तो उस दौरान कितने सारे बैंक एक्सपोज हुए इसमें। जी जी एग्जैक्टली, बहुत सारे बैंक एक्सपोज हुए जिन्होंने बहुत सारे पैसे उनको दिए। ये जो है एक मोटा मोटी ये है कि प्रॉफिट जो है वो तो प्राइवेट सेक्टर को मिल जाना चाहिए, बट लॉसेस का सोशलाइजेशन हो जाना चाहिए। जो लॉसेस कर रहे हैं, जो लेके भाग रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा साहब? प्रॉफिट तो बिजनेसमैन बनाएगा, पूंजीपति बनाएगा, ठीक है। और जब वो लॉस करेंगे, बैंकों को घाटा होगा, तो आपके और मेरे ऊपर टैक्सेस बढ़ा के और हमसे टैक्स लिया जाएगा। और बात यहीं तक नहीं टिकती है, उससे भी ज्यादा ये सरकार आगे बढ़ गई। इन्होंने FY19 में अगस्त या जुलाई 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कट कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दिया, 10% कम कर दिया, 30% से 20% या 19% कर दिया। नहीं 30% से 25 या 24% किया था, 5 या 6% का कम मेरे ख्याल से 19 है अब, कॉर्पोरेट टैक्स 19 है या दोबारा उन्होंने कट किया होगा, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा 2 लाख करोड़ रुपए तो वहां से चले गए। तो ये 2 लाख करोड़ आप कॉर्पोरेट्स को तो हर तरीके से आप उनको सहूलतें दे रहे हो, और वहां जो भी घाटा हो रहा है या जहां पे भी कॉर्पोरेट जो है वो बैड लॉन्च कर दे रहे हैं, NPA कर दे रहे हैं, आप राइट ऑफ कर दे रहे हो, तो उसकी भरपाई आप मिडिल क्लास से कर रहे हो। कॉर्पोरेट के लिए पर्यावरण नियमों से आप छेड़छाड़ कर रहे हो, जो देश के असेट्स हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उसको औने पौने दाम में आप बेच रहे हो। और हालत यह है कि अभी कई कंपनियां, जो एक लिस्ट आई थी 160 कंपनियां थी शायद, उसमें ऐसी ऐसी कंपनियां थी और उनका जो दाम लगाया था सरकार ने उससे कई गुने ज्यादा कीमत की, तो उनके पास में जमीन थी और वो अच्छा का, जैसे भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, उसके पास में, और एक CEL है, इसके पास में मुनाफे उससे ज्यादा थे जितने में ये कंपनी बेची जा रही थी। और ये अलग बात है कि वो बाद में बिक नहीं पाई, बहुत सारा जब इस पर बवाल हुआ तो हमारे आपके जैसे लोग जो बीच बीच में रिस्क लेके आ जाते हैं, सरकार का रायता फैलाते रहते हैं, हम जैसे लोगों ने उसको उठा दिया मसले को ज्यादा, तो वो उसको नहीं बेच पाए। लेकिन ये पूरा का पूरा एक परिदृश्य जो है ना, वो बता रहा है कि पूरा हिंदुस्तान के 25-50 आदमियों के लिए ये देश चल रहा है, ये सरकार चल रही है, और हम सब ऐसे 1-1 लाख रुपया तो हमारा चूना लग गया। वो कैसे लगा भाई? हम महंगा सामान खरीद रहे हैं, टैक्स बढ़ जा रहा है, GST बढ़ जा रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, इसी से तो हो रहा है ना। एग्जैक्टली, एकदम सही बोल रहे हो आप। महंगाई जो इतनी बढ़ गई है, और मैं जो आपको उस टाइम बता रहा था कि सिस्टम में ज्यादा पैसे आ गए, 21 लाख करोड़ थे डिमोनेटाइजेशन के पहले, अब वो 35-36 लाख करोड़ हो गए। तो साहब इससे महंगाई बढ़ती है, इसलिए जो पहले मकानों के दाम 1 करोड़ के थे अब 2 करोड़ के मिल रहे हैं। जिनके पास में घर है वो तो खुश हो रहे हैं कि हमको ज्यादा पैसे मिलेंगे, बट इस देश में 60% पॉपुलेशन जो है वो 40 साल से नीचे की है। इन लोगों के पास में एसेट नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, नए बच्चे नौकरी में आए हैं, ये एसेट बनाएंगे। आप शुरू में ही एसेट्स के दाम इतने ऊपर कर दोगे, घरों के दाम इतने ऊपर कर दोगे, तो कहां से ये नए बच्चे खरीद पाएंगे घर? तो ऐसी इकोनॉमी जो है ऊपर से नीचे आती है। तो कहने का अर्थ ये है कि सिस्टम में आप जितना पैसा डालोगे, आपको पैसा क्यों डालना पड़ रहा है? क्योंकि आप दूसरी जगह जो है राइट ऑफ कर रहे हो।
सिस्टम को चलाने के लिए, मॉनेटरी व्हील को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो एक तरफ यदि आप राइट ऑफ कर रहे हो तो उसकी भरपाई कहीं और से होगी। तो वो जो आप भरपाई कर रहे हो उससे महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, यानी एसेट्स के दाम बढ़ रहे हैं, एसेट्स के दाम बढ़ रहे अब हालत ये है कि एक दुकान, मान लीजिए नोएडा में एक सोसाइटी नई बनी है, उसमें एक दुकान अगर आप खरीदते हैं तो उसकी कीमत 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए है, उसका किराया 1.5 लाख रुपए है। और जब वो इतना दाम बढ़ जाएगा तो जाहिर बात है कि वहां से जो भी आदमी सामान खरीदेगा उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और जब वो उससे ज्यादा पैसा देगा तो कुल मिला के, वही मैं देख रहा था अभी आज मैं एक स्टोरी कर रहा था कि मोटापा कम करने की दवाई है, दूसरे चैनल पे मेरा शायद आपने शो देखा हो, मोटापा कम करने की दवाई है, वो 6,000 कुछ रुपए की तो है जर्मनी में, स्वीडन में और फ्रांस में, और अमेरिका में 1.25 लाख रुपए की। इसीलिए है कि कैपिटलिज्म को जब आप ज्यादा बढ़ावा देते हैं तो हर चीज का दाम बढ़ जाता है, और दाम बढ़ेगा जब आप वही 4,000 वाली दवा 1.25 लाख की दिखेगी तो कहेंगे हम कितना तीसरे नंबर पे आ गए, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए, क्योंकि आपका वो जो पूरा पूरा वॉल्यूम इकोनॉमी का बढ़ जाएगा, जनता को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप पैरिटी देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा वही नींबू 20 रुपए का, लेकिन सरकार कहेगी इस देश में इतने करोड़ के नींबू बिक गए, इतने करोड़ का इस देश में जो है वो साइकिलें बन गए। अब होगा कुछ नहीं, साइकिलें वो 220 ही होंगी, लेकिन उसका दाम इतना बढ़ गया। अब ये तरीके जो हैं, ये सीधे ये जो तरीके हैं, ये जनता के प्रायोरिटी से हटा के। गिरिजेश जी, उससे ज्यादा एक आपको घातक बात बताऊंगा, आप चौंक जाओगे जान के। आप यदि इंडिया के टॉप 10 कॉर्पोरेट्स देखोगे, 10 कंपनीज, मैं आपको डाटा के साथ में बताता हूं ताकि आपके दर्शकों के लिए भी ये एक फिगर हो जाए। भारत में आज की डेट में जो सबसे ज्यादा डेट है जिस कंपनी के ऊपर में, वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मुकेश अंबानी जी की। 4.5 लाख करोड़ का डेट है इस कंपनी के ऊपर में, ठीक है। भारतीय एयरटेल, जिसका फोन हम लोग सब यूज करते हैं मोस्टली इंडिया में लोग, उसके ऊपर में 2.25 लाख करोड़ का डेट है। L&T, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके ऊपर में 1.25 करोड़ का डेट है। टाटा की कर्जा, कर्जा, हाँ, कर्जा जी। टाटा की सिर्फ 4 कंपनीज मैंने ली हैं। टाटा मोटर्स के ऊपर में 1.34 लाख करोड़ का कर्जा है, टाटा स्टील पे 85,000 करोड़ का कर्जा है, टाटा पावर पे 53,000 करोड़ का कर्जा है, और टाटा कम्युनिकेशन पे 8,500 करोड़ का कर्जा है, सिर्फ टाटा की 4 कंपनीज के ऊपर में। जेएसडब्ल्यू स्टील जो है, जेएसडब्ल्यू सज्जन जिंदल वाली, उसके ऊपर में 81,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है, ठीक है। जीएमआर ग्रुप जो आपके दिल्ली में जो एयरपोर्ट चलाते हैं, उनके ऊपर में 32,000 करोड़ का कर्जा है, उनकी सिर्फ एक कंपनी के ऊपर में, उनकी काफी सारी अलग अलग कंपनीज है। ऐसी जो आदित्य बिरला ग्रुप है, उसकी जो ग्रासिम कंपनी, उस पर 1 लाख करोड़ का कर्जा है। हिंडाल्को के ऊपर में 60,000 करोड़ का कर्जा है। अल्ट्राट्रैक के ऊपर में 11,000 से ऊपर का कर्जा है। यानी यही 3 कंपनी पे मोटा मोटी आप मिला लें तो 2.25 लाख करोड़ का कर्जा है। वेदांता जो है उस पे 66,000 करोड़ का कर्जा है। तो आप जब ये जोड़ेंगे सारे कर्जे टॉप इंडिया की 8-10 कंपनीज को, तो वो जो कर्जा आएगा वो 25 से 26 लाख करोड़ का लोन है, जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में मैंने आपको टोटल लोन बताया था 135 लाख करोड़ का। तो आपको पता चलेगा 140 करोड़ की जनता, एसएमईज, लाखों किसान, कर्जे, लोन, ये सब एक तरफ, और ये जो टॉप 8-10 कॉर्पोरेट हैं, इनके ऊपर में इंडिया के टोटल बैंकिंग सेक्टर का 20 से 25% डेट तो सिर्फ इनको ही दिया है। अदानी के ऊपर में 2.5 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है। तो आप ये समझिए कि मतलब बैंक्स क्या कुछ चंद बड़े कॉर्पोरेट्स को फंडिंग करने के लिए इंडिया में बने? ये तो अनइवन ग्रोथ करेगा ना। ये इस चीज के ऊपर में व्यापक रूप से बहस होनी चाहिए कि व्हाई यू आर मेकिंग फ्यू कंपनीज सो बिग दैट, वो जो आता है टू बिग टू फेल, वो कहावत जो यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस के बाद में आई थी, वो तो आप यहां क्रिएट कर रहे हो। आप जो है कुछ कंपनीज को डेट देके इतना बड़ा कर रहे हो कि ये कंपनीज जो है ये डूबी, मतलब ये डूबी तो पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। हालांकि डूबेगी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा डूबेगी, बट सिस्टम बैठ जाएगा। आप म्यूट है गिरिजेश जी, आप म्यूट है। कर दिया मैंने जी। तो मेरे पास एक डाटा है 2015 से लेके
एक तरफ ये लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, 1-1 लाख रुपए सबका लेके भाग गए। किसान जो है उसकी हालत देखिए, उसकी जो 5,318 आत्महत्याएं हो चुकी हैं, और किसान जो खेतिहर मजदूर हैं उनकी 5,563 आत्महत्याएं हो चुकी हैं। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां होती हैं जो किसानों को कर्जा देती हैं, छोटे बैंक समझ लीजिए, वो कुछ 5,000, 10,000, 2,000 की रकम के लिए जान ले लेती है। और जो सरकार किसानों के कर्जे माफ करती है, वो आप स्टोरी आप देख रहे हैं, किसी के 252 रुपए माफ हुए, किसी 56 रुपए माफ हुए, और उसमें बहुत सारा ढोल पीटा जाता है। सरकार एक तरफ सारी इतनी राहत दे रही है लोगों को, और दूसरी तरफ सरकार का रवैया ये है कि आपको मिलने वाली सारी सुविधाएं छीन रही है। सब्सिडी कट करती जा रही है, रेलवे का किराया बढ़ाती जा रही है, खाद के ऊपर सब्सिडी खत्म, रसोई गैस के ऊपर सब्सिडी खत्म, अब दोबारा से उन्होंने चुनावी कारण से चालू की है। ऐसी ऐसी चीजों पे सब्सिडी लगा दी है जिस पे कभी होती नहीं थी। खाने पीने की चीजों पे, अनाज पे टैक्स लगा दिया, माफ कीजिएगा। एक ऐसा दौर है कि जिसमें आप और हम जो लोग हैं, हम सब लोग सिर्फ दाता हैं, और वो जो 100-150 लोग हैं वो सिर्फ ग्रहीता है। पूरा देश कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है। रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है, दुकान वाला दुकान पे बैठा है 12 घंटे, फैक्ट्री में मजदूर वहां फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, किसान खेत में उगा रहा है। और ये सारे लोग, ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेशन, आप भी कुछ करते होंगे, मैं भी कुछ करता हूँ, इस देश में मिलके जो काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो सारे लोग काम जो कर रहे हैं वो इस देश के 1% आबादी की ऐश के लिए काम कर रहे हैं, और वो इस देश को अपना बिल्कुल नहीं मानते, वरना इतना चूना ना लगाए, धोखा ना दे, पैसा लेके ना भागे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये जो है बहुत ही ज्यादा हम लोग पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, और उसके बाद भी जनता जो है वो नेताओं के और इस सरकार के मतलब पता नहीं क्यों इतना ज्यादा फेवर में है। बट हो यही रहा है कि गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं इस देश में, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है। अमीर हो रहा है। नियम कानून जो है वो कुछ ही लोगों के लिए बने हैं, बाकी लोग जो हैं वो तो कुछ अगर सवाल भी उठाए तो उठा के जेल में डाल दिए जा रहे हैं, या केसेस उनके ऊपर में डाल दिए जा रहे हैं। तो ये हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं? ये हम लोग, ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा कि कैसे लाखों करोड़ लोग मूर्खों की तरफ बिहेव करते हैं, तो ये आज का समय जरूर उसके अंदर में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसे रोमन अंपायर में, एम्फी थिएटर में योद्धाओं के युद्ध को देखते देखते जो है लोग मनोरंजन करते थे, और कैसे वो रोमन अंपायर कमजोर हो गया, अंदर से खोखला हो गया, वहां के शासकों को पता ही नहीं चला। वैसे ही मुझे लगता है कि भारत की भी स्थिति होगी कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा अभी जो चल रहा है कि कितना अनइवन जो है डेवलपमेंट इस देश में हो रहा है, और एक चीज बहुत और बड़ा एक चीज मास जो इसमें है और शांति समझने की से जरूरत बैठा है कि है। जो हम अगर ये समझ रहे हैं कि इस दौरान कुछ बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी, हमको ऐसे ही बैठ के, ऐसे ही हम, मुझे और आपको आने वाले समय में भी सरकार के कान खींचते रहना पड़ेगा। अंतर सिर्फ इतना आया है कि पहले कम से कम आप शोर मचाओगे तो जंगल से भेड़िया भाग जाता था। हाँ। अब भेड़िया शोर मचाने वाले पे हमला करता है। अब आंखों आप की आवाज शर्म गायब हो उठाओगे, गई, चिल्लाओगे, आंखों तो की शर्म आप, अब गायब हो गई है, हाँ आंखों बिल्कुल की गायब हो शर्म गई है, गायब और हो वो आपको उठा के बंद कर देंगे। संसद में आप बोलते हो, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आपको ऐसा लपेटा जाएगा, वो महुआ मोइत्रा को, जो उसका जो दिल जला प्रेमी है, उससे कुछ चिट्ठी विट्ठी लिखवा के ऐसा लपेटा है कि आप सोचिए। उससे पहले संजय गई। सिंह जो बोलेगा, और पूरे एक, आप अगर देखेंगे, ट्विटर देखें, आईटी सेल देखें, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बैठ के सिर्फ अडानी की रक्षा में लगी हुई है। ये बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि देश की सरकार और देश के सब बड़े बड़े लीडर एक पूंजीपति को बचाने के लिए सबके सब इतने ज्यादा मतलब घेराबंदी कर ले रहे हैं। जो भी आदमी आवाज उठा रहा है, ये ऐसा कभी पहले देखा नहीं था। ये बड़े कभी ऐसा आश्चर्य कभी नहीं की हुआ। बात है। मतलब मैंने जैसे कहा कि जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, और ये लिखा जाएगा कि कैसे एक मास हिस्टीरिया होता है, और कैसे एक मास फुलिशनेस की तरफ हम बढ़ते हैं, कैसे जी। कैसे पूरा देश जो है सो जाता है। तो आज का समय जिसमें हम जी रहे हैं,
ये स्वर्णिम अक्षरों में इस समय को दर्ज किया हाँ, जाएगा। अभी अभी इस वीडियो में नीचे आके लोग लिखेंगे कितने पैसे मिले, कांग्रेस से कितने पैसे लिए, ये सब लिखने लगेंगे। वो इसी में खुश अब हैं। 1 लाख रुपए का जी चूना लग चुका है उनको। उन्होंने कमाया कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं, तभी तो वो 2-2 रुपए के लिए, कुछ लोग तो 2 रुपए भी नहीं मिलते उनको, उन्होंने कुछ नहीं कमाया, उनका सब कुछ छिन चुका है। 1 लाख रुपए उनके जा चुके हैं, अगर आप इस पूरे को देखें। लेकिन वो मजे में है। 15 लाख मिलने वाले थे, वो तो जो गई, 1 लाख और चलेगा, 16 हो गया। देखिए, जो भी है, खैर। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो भी विरोध कर रहा है व्यक्ति, हाँ, उसके ऊपर में ही ये लोग आक्षेप लगा दे रहे हैं। पत्रकार विरोध कर रहे हैं तो बोल रहे हैं ये चीनी एजेंट है, ठीक है। हाँ, ओसीसी आरपी अगर अदानी के ऊपर कोई रिपोर्ट लेके आती तो बोलती है वो सोरस के एजेंट है। महुआ मोइत्रा ने आवाज उठाई तो बोला कि राइवल कॉर्पोरेट की एजेंट है। हिंडनबर्ग ने इतना बड़ा रिपोर्ट निकाला अदानी के अगेंस्ट में, तो कहा गया विदेशी ताकत है अमेरिका, अब वेस्टर्न तो राहुल पावर्स के। गांधी को बाकायदा आईटी सेल नए नए पोस्टर बना के सोरोस का आदमी दिखाने की कोशिश कर रही है। तो वो पूरा, मतलब आप बताइए कि सोरोस ने किस पे हमला किया? अडानी पे किया। तो आप, अडानी इतना इंपॉर्टेंट हो गया बीजेपी के लिए कि वो पार्टी, जो उसका मेंबर तक नहीं है, जी कि उसके लिए पूरी पार्टी टूट पड़ी है। आप अद्भुत है ये ये तो। आप ये सोचिए, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, जो ये प्रचलन हो गया, जो ट्रेंड हो गया है कि जो भी विरोध करेगा उसी को प्रतीक बना दो किसी चीज का, और वो कोई दुष्ट दुष्ट मतलब उसके अंदर में दिखाओ कि ये देखो कितना दुष्ट आदमी है। आई मीन मुझे दुष्यंत। ये समझ में नहीं आता है। आज इसराइल में देखिए इतना बड़ा हमास ने जो हमला किया, बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट में वहां की प्रेस कैसा कैसा लिख रही है, कितना क्रिटिसाइज कर रही है, पर कोई भी वहां पे पत्रकारों के ऊपर में ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा कि तुम गद्दार हो, तुम गद्दार देश के एजेंट हो। अब आप पत्रकारों पे इल्जाम लगा दो कि चीनी एजेंट है। सबसे ज्यादा चाइनीज माल तो अदानी के पोर्ट पे आता है, अगर सबसे ज्यादा सड़क पे जो चाइना लोग के उतरे साथ हुए व्यापार हैं, तो अदानी को फायदा है। इजराइल तो में जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं जी सरकार के खिलाफ, जी अगर युद्ध काल में शांति के लिए प्रदर्शन करना सबसे महान काम होता है। रूस में भी लोगों ने किया था, जी लेकिन किसी ने ना तो रूस में ना इजराइल में ये नहीं कहा कि तुम हमास के आदमी हो। भारत में अगर आपने ये कह दिया तो आप हमास के आदमी, आप पाकिस्तान के आदमी हो, वगैरह वगैरह। और चीनी वो एजेंट हो हो। सकता है कि हाँ, आप, हाँ, चीन एजेंट हो, और आपके बाद आके लिख देंगे आपके पिताजी जो है वो क्या मुल्ले हैं, आप क्या कुछ देखिए, और। चीन 1,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का दबा के बैठा हुआ है। ये लोग जो हमको चीनी एजेंट बताते हैं, ये क्यों नहीं कभी सवाल पूछते कि भाई ये 1,000 स्क्वायर किलोमीटर क्यों नहीं इंडिया का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की तरफ में जो चाइना दबा के बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं आप वापस लेते हो? कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हम लोग जाते हैं तो हमको चाइना से परमिशन लेना पड़ता है कि हमारे तीर्थ यात्री वहां जाएंगे। क्या हमें शर्म नहीं आती उस वक्त में? हमारा मानसरोवर हम क्यों नहीं उसको वापस लेते? हाँ, वो तो तो आप हमारे हमारे, भगवान है, वो तो भैया हमारे हाँ तो भगवान है। और बल्कि एक और सवाल उठा था, बहुत बढ़िया सवाल उठा था, उसमें ये था कि ये एक सवाल उठता है, भाई जो मक्का की तरफ जो है वो रुख करके नमाज पढ़ते हैं, तो इनकी आस्था वहीं पे ही है। तो उस पर एक सवाल ये उठा था कि भाई अडवाणी जी जो है, उस वक्त अडवाणी जी का दौर था, वो अपना तीर्थाटन के लिए भी तो मानसरोवर जाते हैं, तो उनकी आस्थाएं चीन में है क्या? खैर, वो तो दौर अलग था, उस वक्त में इस तरह की आलोचनाओं पर चर्चा हो जाती थी। अब तो दौर बहुत बदल चुका है, और उम्मीद करते हैं कि अभी इसमें कुछ छूट नहीं किया, हम लोग बहुत अच्छी तरह से पूरी परिस्थिति, जो आर्थिक परिस्थिति है, उसको लोगों के सामने रख चुके हैं। अगर इसको समराइज करें तो सीधी सी बात यह है कि मेरा आपका सबका 1-1 लाख रुपया लेके भाग गए लोग, और सरकार ना तो उनको पकड़ रही है, ना ये बता रही है लेके कौन कौन भागा है। वो आरबीआई के रिकॉर्ड से पता चल गया इतने रुपए लेके लोग भाग गए भाई, 15 लाख करोड़। अब वो 15 लाख करोड़ रुपए लेके बड़े बड़े लोग भागे हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई मुन्ना लाल ने 22 रुपए का लोन लिया था वो लेके भाग गया है, किसी ने लोटा रख के लोन लिया था वो लेके भाग गया है, किसी किसान ने फसल लोन लिया था वो लेके भाग गया। ये वो लोग नहीं है, ये अरबों खरबों वाले हैं, और इनकी पहचान तक सरकार छिपाने में लगी हुई है। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और ये होगा तभी जब आप और हम वातावरण बनाएंगे, माहौल बनाएंगे, चर्चा करेंगे। और जब हम इस पे वातावरण बनाएंगे, चर्चा करेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये विचार लोगों तक पहुँचें, ये जानकारियाँ लोगों तक पहुँचें। और ये जानकारियाँ लोगों तक, ये मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। इसको आप साझा करें, लोगों तक भेजें, इसकी जानकारियाँ नोट करके लोगों को भेजें, लिखें फेसबुक पर अगर आप वीडियो शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जन जागृति लानी पड़ेगी, वरना इस देश में भक्ति भक्त पैदा हो जाएंगे,
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।